गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहारी दे बाहर मारे चोट। आज हम लोग उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं जो मैट्रिक के परीक्षार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर मैट्रिक के परीक्षार्थी इस पर अमल करते हैं तो समझिए कि वो प्रथम श्रेणी में भी अच्छा स्थान ला सकते हैं। तो वो कौन कौन से 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे हमें ध्यान देनी है, आइए इसे समझते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को देखते हैं। हमारा पहला बिंदु है निर्देशों को ध्यान से पढ़ना। तो चलिए आइए इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे ही हमें प्रश्न पत्र मिले, हमें एक बार पूरा ऊपर से नीचे तक जितने भी निर्देश सबसे ऊपर दिए रहते हैं उसको ध्यान से पढ़ लेना है कि कहीं कोई बदलाव तो नहीं हुआ है और क्या हमें फिलअप करना है, क्या लिखना है, कौन कौन सी बातें लिखनी है, ये सब देख लेंगे। इसलिए सबसे हमारा पहला काम है निर्देशों को ध्यान से पढ़ना। दूसरा बिंदु है हस्तलेखन सही होना। देखिए ये जो बिंदु है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अपने क्लास में पढ़ रहे हैं और कोई एक सूट बूट पहना हुआ, जूता टाई लगाए हुए व्यक्ति अंदर आता है तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हो सकता है यह जांच करता हो, यह कोई ऑफिसर हमें चेक करने आया हो। मतलब उसके बाहरी आवरण से उसको देखकर ही हम पता लगा लेंगे कि ये कैसा हो। ठीक उसी तरह से अब हम जोड़ते हैं यहाँ हस्तलेखन, क्योंकि परीक्षक जो है, कॉपी जांचकर्ता जो है आपसे रूबरू नहीं है, आपका परिचय उसको आपके कॉपी से होगा। तो कॉपी में जैसे ही हैंड राइटिंग सुंदर होगा, अचानक उसके दिमाग में पहली बार ये बात बैठ जाएगी कि ये लड़का तेज है, अच्छा है। तो ये एक व्यापक प्रभाव डालता है, साइकोलॉजिकल प्रभाव डालता है परीक्षक के जो कॉपी जांचने वाला है उसके दिमाग में। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हस्तलेखन सही हो। अगला बिंदु है प्रश्नों के उत्तर का क्रम। तो प्रश्नों का उत्तर तो हम कहीं भी दे सकते हैं, प्रश्न का नंबर लेके कहीं भी लिख सकते हैं, किंतु देखिए होता क्या है कि जब हमने 10वें प्रश्न का आंसर लिखा, फिर तीसरा प्रश्न, फिर 20वां प्रश्न, फिर पहला, फिर 25वां, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और एग्जामिनर को हो सकता है कि थोड़ा सा एग्जामिनर असहज महसूस करें। हम क्या करेंगे कि परीक्षा में जो भी हमें आ रहा है लगातार प्रश्नों का आंसर करेंगे बढ़ते क्रम में। लगातार का मतलब कि छोड़ भी सकते हैं, जैसे 2 के बाद हम 8 भी लिख सकते हैं, फिर 10, फिर 11, फिर 16, इस तरह से बढ़ते क्रम में हम करेंगे तो कॉपी जांचने में या हमें भी अपना कॉपी का नंबरिंग मिलाने में बहुत ही सुविधा होगी। और एक बात और यहाँ होता है, ऐसे प्रश्नों का आंसर जब हम देंगे लगातार प्रश्नों का तो हमारा कॉन्फिडेंस इसमें दिखता है। तो इस तरह से हम यही कोशिश करेंगे कि प्रश्न भले ही छूटे बीच में किंतु बढ़ते क्रम में उसका आंसर हो। वैसे हम रैंडमली भी देंगे तो नंबर कटेगा नहीं, किंतु इस तरह से देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए आइए अगले बिंदु की बात करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का ढंग से उत्तर देना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके नंबर को बढ़ाने में बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि ये 5 अंक के होते हैं और 5 में 5 कब मिलेगा। तो हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कोशिश ये करना है कि पहले तो सभी प्रश्न को हल करने से पहले फिगर जरूर बना। कुछ ऐसा भी प्रश्न है जिसमें फिगर नहीं बन सकता है, किंतु जितने भी प्रश्न हैं अधिकांश प्रश्नों में फिगर बन सकता है। आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न हो, हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित प्रश्न हो या नियामक ज्यामिति से प्रश्न हो, तो ऐसे प्रश्नों में हम फिगर जरूर बनाएंगे, क्योंकि फिगर बनाने से एग्जामिनर यह समझता है कि इस विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर है, इसके बारे में वो बढ़िया से जानता है, इसकी पकड़ है और सटीक उत्तर देंगे। ऐसा नहीं कि आंसर पूछा जा रहा है कुछ और हम आंसर दे रहे हैं कुछ और। तो इस तरह से हम 5 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करेंगे तो हमें 5 में 5 जरूर मिलेगा। आइए अगले बिंदु की बात करते हैं। अगला बिंदु है निर्देशानुसार प्रश्नों का उत्तर देना। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि सभी प्रश्नों के
ऊपर निर्देश दिए रहते हैं कि हमें किन प्रश्नों का उत्तर कितने शब्दों में देना है अथवा कितने प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर करना है। खंड बी में 8 दीर्घ उत्तरीय होता है, उसमें प्रायः 4 प्रश्नों का आंसर करना होता है। इसी तरह से लघु उत्तरीय में भी कुछ प्रश्न होते हैं जिनमें सभी का आंसर नहीं करना होता है। तो ये हम निर्देश के अनुसार पढ़ लेंगे और ये भी देख लेंगे कि कितने शब्दों में हम आंसर करें। आंसर में ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रश्न के अनुसार ही हमारा उत्तर हो। कुछ शब्द कम या ज़्यादा हो सकता है, किंतु प्रश्न के अनुसार और निर्देश के अनुसार हमारा आंसर हो तो परीक्षक हमें सही अंक देते हैं। चलिए, इसके बाद अगला और अंतिम बिंदु है समय का भरपूर प्रयोग करना। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हमें एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। अच्छा राइटिंग लिखेंगे और ये देख लेंगे कि प्रश्नों के इर्द गिर्द ही उनका आंसर हो और प्रश्न का नंबर अर्थात जो संख्या है वो छूटे नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम आंसर कर लेते हैं और उसका नंबर छूट जाता है। तो इस तरह से वो पता नहीं चलता है कि कितने नंबर का प्रश्न है, तो वहाँ नंबर कटने का चांस बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर कॉपी हम पहले समय से पहले लिख भी लें तो एक बार पुनः अवलोकन कर लेंगे, पूरा देख लेंगे कि जितना निर्देश है, जितने प्रश्नों का आंसर करना है, हो गया है कि नहीं, ये सुनिश्चित हो लेंगे। तो बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों से हमारा यही अनुरोध है कि इन सभी बिंदुओं का वो पालन करेंगे जो उनके परीक्षा के अंकों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। और एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करें। मेरा यही लक्ष्य है कि सभी विद्यार्थी परीक्षा में अव्वल स्थान लाएं और बढ़िया से बढ़िया अंक से अपना रिजल्ट निर्धारित करें। धन्यवाद।